मैं उम्र के इस हिस्से में थी जिसमें तमन्नाओं, चाहतों और अरमानों की गुनगुनाहट धीमे स्वरों में सुनाई देने लगती है और हर लड़की अपने मुस्तकबिल के बारे सोचती है। मैं भी तसव्वुरात में खोई आने वाले दिनों की खुशियां ख्वाबों में समेट रही थी कि एक दिन कुछ अनजाने लोग हमारे घर आए और मेरा रिश्ता तलब किया। वालिदैन को रिश्ता पसंद आ गया और मंगनी हो गई। कुछ अरसा बाद फिर वही लोग आए। मैं खुशी से फूली ना समा रही थी। सुना था कि शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। मेहमान आकर रुखसत हो गए मगर मेरे घर वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट न थी। वो मायूस और मुस्तरिब दिखाई दिए। उनके मुरझाए चेहरे देखकर समझ गई कि उनकी आस टूट गई है। तभी उम्मी ने बताया कि लड़के वाले मंगनी तोड़कर चले गए हैं। वो कह रही थी कि भला ये भी कोई बात है, पहली बड़ी को पसंद करके रिश्ता तय कर लिया और अब बड़ी को छोड़ मंझली को मांग रहे थे। भला ये क्या शरीफों का तरीका है। लड़कियां ना हुई, खिलौने हो गई, वो रिश्ता खत्म कर गए हैं। ये सुनकर जमीन पैरों तले धंसती मालूम हुई और मेरे ख्वाब शीशे की तरह टूट कर बखर गए। दुख इस बात का नहीं था कि वो रिश्ते की बात खत्म कर गए थे, बल्कि दुख इस बात का था कि मेरी दोनों छोटी बहनों का क्या होगा। एक तो अब बचपन की दीवार फलांग कर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी और दूसरी अभी छूटी थी। मंगनी इस बात पर टूटी थी कि लड़के ने मंगनी वाले दिन मेरी मंझली बहन को देखा तो घर जाकर अपनी माँ से कहा कि तुमने बड़ी का रिश्ता क्यों लिया जबकि दूसरी इससे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश खदूखाल वाली है। आपको वो नजर नहीं आई थी। मेरी शादी करनी है तो दूसरी वाली का रिश्ता तलब करे, मैं उनकी बड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लड़के की इस बात का जिक्र उन्होंने जब मेरे वालिदैन से किया तो मेरे वालिदैन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती हम छोटी लड़कियों की शादी का सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी बड़ी बेटी कबूल नहीं तो रिश्ता छोड़ दीजिए। इसमें शक नहीं कि छोटी बहनें मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थीं और वक्त के साथ साथ वो मेरे बराबर हो रही थी, मगर उम्मी अबू उनके लिए आए रिश्ते इस वजह से ठुकरा रहे थे कि बड़ी की मौजूदगी में छोटी बेटियों को क्यों कर बया दे। यही सोचकर आंखें भर आती थीं कि मेरी मामूली सूरत के बाइस मेरी बहनों के अच्छे नसीबों को ठोकर लगाई जा रही थी। मैं अपने वालिदैन को समझाना चाहती थी, अगर लोग मेरे बजाय मंझली या छोटी को पसंद कर लें तो अच्छा रिश्ता गिनवाने की बजाय हाँ कर देनी चाहिए ताकि गुर्बत में एक बच्ची के फर्ज से तो सुबुकदोशी पाएं। जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मेरा रिश्ता भी हो जाएगा। लेकिन वालिदैन ने अपनी सोच न बदली। वक्त के साथ साथ दोनों बहनें मेरे बराबर की हो गई। वालिदैन अपनी जिद पर कायम रहे। फिर लोग आए और मेरी छोटी बहनों को देखने के बावजूद उन्होंने मेरा रिश्ता ही तलब किया। कुछ दिनों बाद वो मेरे सर पर गोटे वाली चीज़ी डाल और अंगूठी पहनाकर चले गए। हमारे घर में खुशियों का ठिकाना न था। वो जल्द शादी की तारीख मांग रहे थे। मेरा जहेज तो तैयार रखा था। वालिद साहब ने फर्नीचर बनवाने का भी आर्डर दे दिया। अब शादी की तारीख का ऐलान बाकी रह गया था कि अचानक मंगनी टूटने का ऐलान हो गया। पता चला लड़के को कोई और लड़की पसंद थी और उसके वालिदैन को वो लड़की पसंद न थी। माँ बाप के दबाव में आकर पहले तो वो चुप रहा, मगर ऐन वक्त पर झगड़ा खड़ा करके शादी से इनकार कर दिया और घर से भाग जाने की धमकी भी दे दी। माँ बाप सटपटाए कि अब क्या करें, मगर जवान औलाद जब काबू में ना आए तो वो तूफान होती है। काश कि वो चुप ना रहता और पहले ही बोल पड़ता तो मुझ गरीब को दूसरी बार मंगनी टूटने का दुख ना सहना पड़ता। इस जालिम को क्या खबर कि जब दूसरी बार मंगनी टूट जाए तो लड़की पर क्या गुजरती है। वालिद मेरी फिक्र में घुले जाते थे। आखिरकार वो बीमार पड़ गए। हमारी खाला का घर करीब था और उनके घर पानी आता था, लिहाजा नहाने और कपड़े धोने के लिए हम लोग खाला जाहिदा के घर चले जाते थे। खाला का बेटा बाबर मुझसे चंद बरस बड़ा था। जब मैं उनके घर कपड़े धोने जाती वो गीले कपड़े रस्सी पर डालने में मेरी मदद करता था। अलिफादेर वो मेरी कमी महसूस करता तो मैं भी तभी किसी बहाने उसके दीदार को खाला के घर जा पहुंचती। खाला की जहां दीदा निगाहों ने जान लिया कि हम एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्होंने वालिदा से तज़किरा किया। कहा कि तुम सनोबर का रिश्ता बाबर के लिए दे दो, इसी में हम दोनों घरानों की भलाई है।
कहीं ये ना हो कि हमारे बच्चे कोई गलत कदम उठा लें। तब अम्मी ने जोर देकर वालिद से मनवा लिया और वो मेरा इनकाह बाबर के साथ करने पर रजामंद हो गए। ताहम रुखसती के लिए थोड़े अरसे की मोहलत ली ताकि शादी की तैयारी कर सकी। जब मेरा निकाह बाबर से हो गया तो वालिदा ने मुझे मना किया कि अब मैं खाला के घर इस वक्त तक न जाऊं जब तक रुखसती ना हो जाए, वरना खानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं और बाबर इस पाबंदी से बहुत बेचैन हो गए। एक दूसरे से मिले बगैर हमको करार ना आता था और बहाने बना के हम मिलते भी थे। खालू ने इस बात को पसंद ना किया और बाबर पर सख्ती की कि जब तक रुखसती नहीं होती तो मनकूहा से नहीं मिलोगे और वो भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अब हम सख्त मजबूर हो गए। उधर वालिद साहब फसल की फरोख्त का इंतजार कर रहे थे ताकि ये रकम हाथ आए तो मुझको इज्जत से रुखसत कर दे। फसल उतरी, फ्रूट पेटियों में बंद हो गया और आरती ले गए। अब रकम के मिलने का इंतजार था ताकि शादी की तारीख रखी जाए और मेरी रुखसती इज्जत से हो जाए। कहते हैं पाबंदियां इंसान को और बेकरार करती हैं, ये बात सच है। एक दिन खाला अपनी लड़कियों के हमरा हमारी शादी की खरीदारी के सिलसिले में मुजफ्फराबाद गई हुई थी और घर में बाबर के सिवा कोई नहीं था। खालू भी उनके साथ ही गए थे, जबकि मेरे वालिद भी शहर गए हुए थे। मैं मैले कपड़े धोने के बहाने उनके घर जा पहुंची। मेरे जाने से बाबर की ईद हो गई, क्योंकि जुदाई हम दोनों की दुश्मन थी। अब घर में तन्हाई थी और हम दोनों थे, लिहाजा ये तन्हाई जुदाई से भी ज्यादा बैरी निकली। पहले तो बाबर उधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन घर में अकेलेपन ने हमें छूट दे दी और किसी के आने का डर जाता रहा। इस जुर्म में बाबर और मैं बराबर के शरीक थे। हम जवानी की आग में अंधे हो गए। जब होश आया तो मैं लट चुकी थी और बुरे वक्त का मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। नदामत के कांटों से दामन तार तार था। बाबर ने कहा, ऐसे हमारी चंद दिनों बाद शादी हो जाएगी, तुम इस बात का किसी से जिक्र न करना कि हम मिले हैं। खुदा की करनी कुछ और होती है और इंसान कुछ और सोच रहा होता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि मेरे वालिद साहब जब औरतियों से फसल की रकम लेकर शहर से वापस गांव आ रहे थे तो किसी बदखा को इल्म हो गया कि उनके पास खासी रकम है। बस उन्होंने एक वीरान जगह पर रास्ते में उनको घेर लिया और रकम छीन ली। मुजाहमत पर वालिद साहब को धक्का दिया। वो इस तरह गिरे कि उनका सर एक पत्थर से जा टकराया और इस शदीद चोट से होश हो गए। काफी देर बाद जब कुछ राहगीरों ने उनको सड़क किनारे बेहोश पाया तो उठाकर अस्पताल ले गए, मगर उन्हें होश ना आया और इसी बेहोशी के आलम में चल बसे। वो घर जो शादी की खुशियों का मुंतजिर था, वहां सफ मातम बिछ गई। जाहिर है शादी भी 6 माह के लिए मुलतवी हो गई। यूं मेरी रुखसती होते होते रह गई। वालिद की वफात से मैं बहुत गमज़दा थी। बाहर मुझे तसल्ली देता कि सब्र करो, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। इसकी तसल्ली से मुझे ढारस मिलती, सुकून महसूस होता। वो समझाता कि हम बेबस हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा हम एक हो जाएंगे। तुम मेरी मनकूहा हो, फिर खौफ किस बात का है। वालिद की वफात के बाद अब मैं बिला खौफ अपने घर से मुत्तसिल बाग में बाहर से मिलने लगी। वालिद तो रहे न थे, वालिदा और बहनों का डरना था। भाई बाहर होते और खालू हमारी तरफ आते न थे। इनको इल्म ही न था कि हम मिलते हैं। अब सिर्फ मुलाकात पर इत्तेफा ना रहा था। दावरियां नजदीकियों में सिमटती जाती थी और ये सच है, जब एक बार कदम बहक जाएं तो फिर बुराई का खौफ जाता रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। एक दिन पता चला कि मैं जिल्लत के अथाह गले में गिरने वाली हूँ। वो दिन क़यामत का था। मैं हकीकत से बाबर को आगाह करना चाहती थी, मगर कुदरत ने हमको शायद इस लफ्जिश की सजा देना थी कि हमें मौका ही ना मिला। बाबर अपने वालिद का ट्रक लेकर पेशावर गया हुआ था कि वो वापस ना आया। जाने क्या मामला हुआ, ट्रक समेत वो मंजर से गायब हो गया। खालू बेचारे इसकी तलाश में भाग दौड़ कर रहे थे, मगर कुछ पता ना चला, यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। बिलाखिर किसी तरह बाबर ने राबता किया कि कुछ कर्ज खा उसको ट्रक समेत अगवा करके इलाका गैर ले गए हैं। जब तक कर्ज की तमाम रकम वो अदा नहीं करेंगे, उसको रिहाई नहीं मिलेगी। खालू ने अब रकम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और मेरी शादी एक बार फिर मुलतवी हो गई, क्योंकि पहले तो बाबर को बाजियाब करना था। अब मामला मजीद गंभीर हो गया।
बात कहने की ना थी। किस तरह अपना राज किसी को बताती? हालात के थपेड़े सहने को तन्हा रह गई थी। माँ को पता चला, उन्होंने सर पेट लिया, मगर सर पेट लेने से तो मसला हल नहीं होता। नाचार माँ ने खाला जाहिदा को मामले से आगाही दी। उन्होंने तसल्ली दी कि सब्र करें और खामोश रहें। घर का मामला है, बाबर का वालिद बेटे को जल्द लेकर आएगा और झटपट हम रुखसती कर लेंगे। राज राज ही रहेगा। जाहिदा खाला ने कहा था कि इस बात का किसी से जिक्र ना करना, ये हमारी बहू है, अनकरीब हमारे घर आ जाएगी। मगर उन्होंने किया मुझे बहू बनाना था। बाबर के आने से पहले ही मेरी चची को शक हो गया। इसने चचा को बताया और इस तरह मेरे भाइयों को भी उन्होंने शक में डाल दिया कि उनकी बहन की लफ्जिश से खानदान की नामूस खाक में मिलने वाली है। तो उन्होंने एक रात जब मैं सो रही थी मुझ पर चाकू से हमला कर दिया।